सोचिए, एक 19 साल का लड़का है जिसे फाइनेंस या स्टॉक मार्केट का मतलब एफ भी नहीं पता था। उसे सिर्फ 2 हफ्ते के लिए कमरे में बिठाकर कुछ रूल सिखाए जाते हैं। हाँ, सिर्फ 2 हफ्ते। और उसके बाद उसे दुनिया भर के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से compete करने के लिए लिटरली मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए जाते हैं। और हैरानी की बात यह नहीं है कि उसने ट्रेड किया। राइट। हैरानी की बात यह है कि उसने उन सारे सीजन्ड एक्सपर्ट्स को हराकर करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा कमाया। वाओ। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है ना, बल्कि हिस्ट्री का एक सच है। और आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत इसी कोर सवाल से होती है। जब बात पैसों की आती है तो अच्छे समझदार और रैशनल लोग अचानक से डर के मारे पीछे क्यों हट जाते हैं? उनका दिमाग एक डरे हुए जानवर की तरह रिएक्ट क्यों करने लगता है? ये एक्चुअली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। जब हमारे खुद के पैसे दांव पर होते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का पूरा मकसद इसी साइकोलॉजी को समझना है। हम एक ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच को डिकोड करने वाले हैं जो बेसिकली किसी भी आम दिमाग को एक मास्टर डिसीजन मेकर के दिमाग में बदल सकती है, जो कि सुनने वालों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। एग्जैक्टली। और इसके लिए हमारे पास 3 बहुत ही ठोस सोर्सेज हैं आज। पहला, रेडिट ट्रेडिंग। रेडिट का एक वायरल थ्रेड है जहां लोग लाइव ट्रेडिंग के दौरान होने वाले डर पर बिल्कुल खुलकर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वो थ्रेड काफी रॉ था। वही तो। दूसरा सोर्स है कर्टिस फेथ की मशहूर किताब वे ऑफ द टर्टल, जिसमें उन्होंने अपने उस 19 साल की उम्र वाले एक्सपीरियंस को डिटेल में लिखा है। और तीसरा है उन ओरिजिनल टर्टल्स के गुप्त ट्रेडिंग रूल्स का मैनुअल जो सालों तक दुनिया से छुपा रहा था। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, जब किसी आम इंसान का हाथ टूटता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, एक्सरे करवाता है और उस ब्लैक फिल्म पर एक सफेद लाइन क्लियर दिख जाती है कि हाँ भाई, हड्डी यहां से टूटी है। सही बात है, प्रॉब्लम क्लियर होती है। राइट। इंसान को ऐसी क्लियर और ब्लैक एंड व्हाइट चीजें पसंद है, पर रेडिट के उस डे ट्रेडिंग थ्रेड को पढ़ने के बाद ये साफ समझ आता है कि पैसों के मामले में वो एक्सरे मशीन बिल्कुल काम नहीं करती। हाँ, वहाँ काफी कंफ्यूजन और पैनिक है। दर्द बायां कर रहे हैं वहाँ। उनका कहना है कि जब मार्केट खुला होता है और स्क्रीन पर लाल रंग में नुकसान दिख रहा होता है तो सारी प्लानिंग या सारे चार्ट्स किधरे किधरे रह जाते हैं। धड़कन तेज हो जाती है। एग्जैक्टली। हाथ कांपने लगते हैं और लोग घबराहट में या तो जल्दी बाहर निकल आते हैं या हेजिटेशन के मारे कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। एक प्रॉपर प्लान होने के बावजूद आखिर लोग इतना पैनिक क्यों करते हैं? इस पैनिक का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अनोखा सोल्यूशन उस रेडिट थ्रेड में एक यूजर ने दिया था। उसने कहा कि इस डर को खत्म करने का पहला कदम ये है कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखा जाए। बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह? हाँ, देखिए, जब किसी का स्टॉप लॉस हिट होता है, यानी जब नुकसान होता है जहां लिमिट लगाई थी, तो लोग उसे एक पर्सनल हार या फेलियर मान लेते हैं। उस यूजर के हिसाब से उसे हार नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानना चाहिए, जैसे कॉग्स कहते हैं अकाउंटिंग में। राइट। ये उस बिजनेस को चलाने का खर्चा है बस। ओह, तो जैसे अगर कोई इंसान एक रेस्टोरेंट चला रहा है तो वो हर रोज मंडी जाकर टमाटर, प्याज और बाकी सब्जियां खरीदता है। क्या वो सब्जियों का बिल देखकर रोता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये टमाटर खरीदना जरूरी है, तभी तो वो फाइनल डिश बनाकर उसे डबल दाम में बेच पाएगा। वो उस खर्चे को अपने बिजनेस का एक नॉर्मल हिस्सा मानता है, कोई ट्रेजेडी नहीं। सही उदाहरण है ये। उस रेडिट यूजर ने यही कहा कि एक सीईओ पर्सपेक्टिव अपनाने की जरूरत है। अगर कोई स्क्रीन के सामने बैठा है और ट्रेड के दौरान उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पोजीशन साइज बहुत बड़ी है। यानी जितना पैसा लगाया है वो उसकी हिम्मत से ज्यादा है। एग्जैक्टली। वो क्वांटिटी उसकी कंपनी के करंट कैश फ्लो से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसे उस क्वांटिटी को तब तक कम करते रहना चाहिए जब तक वो ट्रेड एक आम बोरिंग ऑफिस टास्क जैसा न लगने लगे। बोरिंग ऑफिस टास्क, बड़ी अजीब बात है ना? पर डर तब आता है जब हम पैसे को खोने के ट्रॉमा से डील कर रहे होते हैं। अगर उस पैसे को पहले ही ऑपरेटिंग कैपिटल या खर्चा मान लिया जाए तो आधी घबराहट वहीं खत्म हो जाती है। पर देखिए, मुझे इस बात पर थोड़ा डाउट है। अच्छा, क्या डाउट है? सुनने में ये बिजनेस ट्रांजैक्शन वाली बात बहुत अच्छी लगती है, एकदम किसी मोटिवेशनल स्पीकर जैसी। लेकिन जब असल में स्क्रीन पर हजारों रुपए कम होते हुए दिखते ना, तो दिमाग उस सीईओ पर्सपेक्टिव को भूल जाता है। हाँ, बेसिक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। वही तो। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सोचना इतना ही आसान होता तो आज हर सीईओ एक बिलियनर ट्रेडर होता, है ना?
मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत गहरा बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से हम इमोशंस को ऐसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है और इसी का जवाब एक और रेडिट यूज़र ने उस थ्रेड में दिया था जिसने डर की असली जड़ को पकड़ा। उसने एक टर्म यूज़ किया, अनएक्सेप्टेड रिस्क। अनएक्सेप्टेड रिस्क मतलब रिस्क को माना ही नहीं था। हाँ, यानी एक ऐसा रिस्क जिसे दिमाग ने शुरुआत में सच में स्वीकार ही नहीं किया था। लोग सोचते हैं कि उन्होंने रिस्क एक्सेप्ट कर लिया है, पर उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचा होता है। हाँ, सिर्फ अपसाइड देखते हैं। एग्जैक्टली। जब तक नुकसान के पूरे अमाउंट को प्रैक्टिकली और इमोशनली पहले से स्वीकार न कर लिया जाए, तब तक वो प्रिमिटिव जानवरों वाला पैनिक आता रहेगा। और यहाँ से चर्चा वे ऑफ द टर्कल किताब के उस हिस्से की तरफ मुड़ती है जिसमें इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, इसे वहाँ कॉग्निटिव बायसेस का नाम दिया गया है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि रेडिट पर लोगों का वो डर, उनका कांपना, वो सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है। असली बीमारी हमारे दिमाग की वायरिंग में ही छुपी है। बिल्कुल सही। किताब ये बता रही है कि एक आम इंसान का दिमाग रिस्क और अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है। सही पकड़ा। बिहेवियरल फाइनेंस ने बार बार ये साबित किया है कि दिमाग अनसर्टेनिटी के टाइम पर एरर्स करता है। इनमें सबसे पहला बायस है लॉस अवर्जन। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, स्टडीज दिखाती हैं कि एक इंसान को $100 जीतने पर जितनी खुशी होती है ना, उससे करीब दोगुना ज्यादा दर्द उसे वही $100 हारने पर होता है। ओह वाह, दुगना दर्द। हाँ, रैशनल लेवल पे या मैथ्स के लेवल पर दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, $100। पर साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग नुकसान को एक फिजिकल चोट की तरह महसूस करता है। और यही वजह है कि लोग अपना नुकसान जल्दी बुक नहीं कर पाते, है ना? रूल कहता है कि कट योर लॉसेस, पर वो करना इतना दर्दनाक होता है कि इंसान उस आदत से भागना चाहता है। एग्जैक्टली। किताब में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया था, संक कॉस्ट इफेक्ट का। मैं इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझता हूँ। मान लीजिए किसी ने एक बहुत महंगे मल्टीप्लेक्स में 3 घंटे की मूवी की टिकट खरीदी। हाँ, बहुत कॉमन सिचुएशन है। आधा घंटा देखने के बाद समझ आ जाता है कि मूवी बिल्कुल घटिया और बोरिंग है। अब लॉजिकली उस इंसान को वहां से उठकर बाहर आना चाहिए और अपना वक्त बचाना चाहिए, पर लोग क्या करते हैं? पूरा टाइम बैठे रहते हैं। वही तो, वो पूरे 3 घंटे उस टॉर्चर को सहते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि यार 1000 रुपए दिए, अब पूरी तो देखनी पड़ेगी। वही 1000 रुपए संक कॉस्ट है जो वापस नहीं आने वाले। ट्रेडर्स भी अपने लॉसेस के साथ बिल्कुल यही करते हैं ना? बिल्कुल यही करते हैं। बुक में इसका एक और एग्जाम्पल है, ACME कंपनी का। एक हाइपोथेटिकल कंपनी जिसने लैपटॉप डिस्प्ले बनाने पर $100 मिलियन खर्च कर दिए। $100 मिलियन? हाँ, और अब उन्हें पता चला कि उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी और बेकार हो चुकी है, पर वो लोग प्रोजेक्ट बंद नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा लग चुका है। इतना पैसा लग चुका है, अभी थोड़ा और रुक जाता हूँ, शायद मार्केट घूम जाए। एग्जैक्टली। और इसी के साथ एक और बायस जुड़ा होता है जिसे डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कमजोरी है जहां लोग अपने मुनाफे यानी प्रॉफिट वाली पोजीशंस को बहुत जल्दी बेच देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा हरा रंग स्क्रीन पर दिखा, बस निकल जाओ। वही होता है। दिमाग में लालच और डर दोनों आते हैं कि कहीं ये छोटा सा प्रॉफिट भी हाथ से निकल ना जाए, तो वो तुरंत उसे बेच देते हैं। पर दूसरी तरफ लाल रंग वाले नुकसान की पोजीशंस को पकड़कर बैठे रहते हैं, एक छोटी उम्मीद में कि वापस ऊपर आएगा। सही कहा। बेसिकली वो अपने विनर्स को जल्दी काट देते हैं और लूजर्स को पालते रहते हैं। पर एक मिनट, अगर इंसान की एवोल्यूशनरी वायरिंग ऐसी ही है, यानी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जंगल में इंसान को जिंदा रखती थी, वही इंस्टिंक्ट्स मार्केट में उसकी लुटिया डुबो रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम मार्केट से नहीं, अपने ही दिमाग से लड़ रहे हैं? यहाँ सबसे हैरानगी इस बात यह है कि एक सफल ट्रेडर वही है जो दूसरों के इन्हीं इरैशनल फैसलों से मुनाफा कमाता है। दूसरों की गलतियों से? हाँ, जब बाकी लोग डर के मारे अपनी पोजीशन सस्ते में बेच रहे होते हैं या उम्मीद में आकर गलत चीजों को पकड़े रहते हैं, तब एक डिसिप्लिन ट्रेडर उन गलतियों को अपने फायदे के लिए यूज करता है। और इस डिसिप्लिन को लागू करने के लिए ही वो ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट किया गया था। द टर्टल एक्सपेरिमेंट, 1983 की वो फेमस शर्त। एक तरफ थे रिचर्ड डेनिस, जिन्हें उस वक्त मार्केट का बेताज बादशाह माना जाता था, और दूसरी तरफ उनके दोस्त बिल एकहार्ट। दोनों के बीच ये बहस छिड़ गई कि क्या एक बेहतरीन ट्रेडर पैदा होता है या उसे बनाया जा सकता है। एकहार्ट का मानना था कि रिस्क लेने की हिम्मत जन्मजात होती है, ग्रेट ट्रेडर्स आर बॉर्न। लेकिन रिचर्ड डेनिस का कहना था कि नहीं, ट्रेडिंग बिल्कुल किसी भी और स्किल की तरह है,
इसे सिखाया जा सकता है। 13 अनजान लोगों को चुना, इनमें कोई प्रोफेशनल फाइनेंसर्स नहीं थे। हाँ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आम लोग थे। बिल्कुल। कुछ लोग थे जो शौक से बोर्ड गेम्स खेलते थे, एक दो लिंग्विस्ट थे, और एक था वो 19 साल का लड़का कर्टिस फेथ। उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई और ट्रेड करने के लिए उनके अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल दिए गए। ये उन्हें टर्टल्स क्यों बुलाते थे वैसे? क्योंकि डेनिस ने सिंगापुर में एक टर्टल फार्म देखा था और उनका मानना था कि वो उन आम लोगों को वहां वैसे ही उगाएंगे जैसे टर्टल्स को फार्म में बड़ा किया जाता है। ओ आई सी। पर रुकिए, मुझे इस बात पर थोड़ा पुशबैक देना होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंसानी बायोलॉजी रिस्क लेने के बिल्कुल खिलाफ है, और दूसरी तरफ डेनिस ने उन्हें एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया और उन्होंने करोड़ों कमा लिए। हाँ, उस सिस्टम के 6 हिस्से थे। पहला मार्केट्स, यानी क्या खरीदना या बेचना है। दूसरा पोजीशन साइजिंग, कितना खरीदना है। तीसरा एंट्रीज, कब एंटर करना है। ये तो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, किसी एक्सट्रीम डाइट प्लान की तरह लगता है जहां रूल्स बहुत आसान होते हैं कि गाजर खाओ, केक मत खाओ। लेकिन जब आप इमोशनली स्ट्रेस में होते हैं तब केक छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। सही एनालॉजी है, पर उनका सिस्टम वाकई इतना डिटेल्ड था। चौथा रूल था स्टॉप्स, यानी नुकसान होने पर कब बाहर आना है। पांचवा एग्जिट्स, मुनाफे में कब बाहर आना है। और छठा था टैक्टिक्स, ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो पॉइंट यह है कि रूल से ज्यादा उन रूल्स को मानने का डिसिप्लिन मायने रखता है ना। उन 13 लोगों ने इतने डर और स्ट्रेस में रूल्स कैसे नहीं तोड़े? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसका सबसे बड़ा राज इस सिस्टम की एग्जिट्स में छुपा था। और यहाँ पर दिमाग सच में उलझ जाता है। ज्यादातर लोग एंट्री पर फोकस करते हैं कि ब्रेकआउट हो और प्रॉफिट हो। हाँ, सबको परफेक्ट एंट्री चाहिए होती है। पर बुक के मुताबिक उनके ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेल होते थे। असल में उनकी विन रेट सिर्फ 30 से 40% थी, यानी 10 में से 6 या 7 ट्रेड्स उन्हें नुकसान देती थीं। वे क्या 10 में से 7 बार वो नुकसान कर रहे थे? तो वो लोग प्रॉफिट में कैसे आए? कोई भी आम इंसान अगर लगातार 7 बार गलत हो जाए तो वो घबराकर वो सिस्टम ही छोड़ देगा। ये मैथ कैसे काम कर रहा था? यही तो एसिमेट्रिक रिस्क एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए उनका रूल है कि एक ट्रेड पर सिर्फ $100 का नुकसान उठाना है, तो 7 बार गलत होने पर उन्होंने टोटल $700 खोए। ओके, 700 का नुकसान हुआ। लेकिन जब उनके बाकी 3 ट्रेड्स चलते थे तो उनका एग्जिट रूल उन्हें बाहर नहीं आने देता था जब तक एक बहुत बड़ा ट्रेंड ना मिल जाए। उन 3 ट्रेड्स में से हर एक पर उन्होंने $500 कमाए। ओह, तो 3 ट्रेड्स का प्रॉफिट हुआ $1500। एग्जैक्टली। अब 1500 में से 700 का नुकसान हटा दें तो भी वो $800 के शुद्ध मुनाफे में थे। आम इंसान 700 के नुकसान पर डर जाता है और छोटे प्रॉफिट पर खुश हो जाता है। टर्टल्स ने डर को सहना सीखा क्योंकि उन्हें सिस्टम के बड़े मैथ्स पर भरोसा था। लेकिन डर आखिर एक केमिकल रिएक्शन है ना। जब वो लाखों डॉलर्स हार रहे होंगे उस 70% वाले फेज में, तो डर तो उन्हें भी लग रहा होगा ना। हाँ, डर तो लगता ही है। तो उसे प्रैक्टिकली मैथमेटिकल लेवल पर न्यूट्रलाइज कैसे किया गया? इन्होंने डर को प्रैक्टिकली सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आखिर क्या किया? उन्होंने डर को खत्म किया अपने एक और रूल से जिसे पोजीशन साइजिंग कहते हैं। और इसके लिए टर्टल्स ने एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसे वो एन कहते थे। इन फॉर्मूला? हाँ, आजकल इसे फाइनेंस की भाषा में एवरेज ट्रू रेंज या ATR कहा जाता है। एन बेसिकली मार्केट की डेली वॉलेटिलिटी यानी उसके डेली उतार चढ़ाव को मापने का एक तरीका था। सिस्टम का रूल ये था कि पोजीशन साइज सीधा एन पर निर्भर करेगा। रुकिए, मुझे इस एन वाले कॉन्सेप्ट को एक ठोस उदाहरण से समझना है। ऐसे हवा में समझ नहीं आएगा। बिल्कुल, पूछिए। मान लीजिए एक दिन एक ट्रेडर के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तरफ क्रूड ऑयल है जो आजकल डेली बहुत ज्यादा उछाल कूद कर रहा है, उसका चार्ट बिल्कुल तूफान की तरह ऊपर नीचे जा रहा है। हाँ, हाई वॉलेटिलिटी। और दूसरी तरफ एक बहुत ही शांत स्टेबल करेंसी का पेयर है जिसमें हल्की हल्की मूवमेंट हो रही है। अब अगर एक ट्रेडर को दोनों में ट्रेड लेना है तो ये एन का फॉर्मूला उसे क्या करने को कहेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। क्रूड ऑयल क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसका एन बहुत बड़ा होगा। दूसरी तरफ उस शांत करेंसी का एन बहुत छोटा होगा। टर्टल सिस्टम कहता था कि अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत कम यूनिट्स खरीदने हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा है। सही। और अगर मार्केट शांत है तो आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने हैं।
उन्होंने इस तरह एक इक्वेशन सेट कर दी थी कि चाहे क्रूड ऑयल का तूफान हो या करेंसी की शांति, ट्रेडर के अकाउंट पर दोनों का फाइनेंशियल इम्पैक्ट बिल्कुल सेम होगा। ओह, तो उन्होंने बेसिकली रिस्क को नॉर्मलाइज कर दिया। मतलब मार्केट की हालत चाहे कैसी भी हो, उनका जो फाइनेंशियल डर है वो बराबर ही रहेगा। एग्जैक्टली। टर्टल्स ने यूनिट्स का इस्तेमाल किया। उनके स्ट्रिक्टली डिफाइंड रूल के हिसाब से चाहे उनके अकाउंट में कितने ही मिलियंस क्यों ना हो, 1 यूनिट की मूवमेंट का मतलब था अकाउंट इक्विटी का सिर्फ और सिर्फ 1% रिस्क पर होना। सिर्फ 1%? हाँ, चाहे क्रूड ऑयल का ट्रेड उनके खिलाफ चला जाए या करेंसी का, सबसे बुरे सिनारियो में भी उनका नुकसान उनके पूरे अकाउंट का सिर्फ 1% ही होना था। इस तरह हर ट्रेड का डर एक जैसा महसूस होता था। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? ये तो दिमाग हिला देने वाला मैथ है। इसका मतलब इन्होंने प्रैक्टिकली फियर को, उस घबराहट को मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके प्रोसेस से बाईपास ही कर दिया। सही पकड़ा आपने। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लॉजिक यही है। क्योंकि इंसान पैनिक तब करता है जब अनसर्टेनिटी होती है, जब उसे पता नहीं होता कि अगर आगे खड्डा आया तो उसकी गाड़ी कितनी बुरी तरह टूटेगी। पर जब किसी को पहले से पता हो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी सिर्फ 1% का डेंट आएगा, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, तो दिमाग से लॉस अवर्जन जैसी सारी बीमारियां खुद हवा हो जाती हैं। यही इस पूरे टर्टल एक्सपेरिमेंट की सबसे खूबसूरत और पावरफुल बात थी। अगर रूल्स मैकेनिकल और स्ट्रिक्टली मैथ पे बेस्ड हो, तो संक कॉस्ट या लॉस अवर्जन जैसे बायसेस आपके दिमाग पर हावी नहीं हो सकते। आप रिस्क को इतना छोटा बना दीजिए कि आपका दिमाग उसे चोट की तरह नहीं, बल्कि उस रेस्टोरेंट वाले प्याज टमाटर के खर्चे की तरह देखने लगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरह। तो घूम फिरकर हमारे शुरुआत वाली एक्सरे मशीन वाली बात पर वापस आते हैं। पैसे के मामले में क्योंकि दिमाग एक ब्लर में काम करता है और इमोशंस हावी हो जाते हैं, इसलिए एक मैकेनिकल सिस्टम ही वो एक्सरे मशीन बनती है। खरीदना है और सबसे जरूरी बात, कब नुकसान मानकर बाहर निकलना है, जो सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। सही कहा। चाहे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हों, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हों या लाइफ का कोई बड़ा फैसला ले रहे हों, अगर पास्ट में पहले से तय किए गए नियम या एक मैकेनिकल सिस्टम नहीं है ना, तो मुश्किल वक्त में इमोशंस हमेशा गलत फैसले करवाएंगे। तो इस गहरी चर्चा को एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। हमने आज देखा कि कैसे एक 19 साल का इनएक्सपीरियंस लड़का सिर्फ एक मैकेनिकल सिस्टम और स्ट्रिक्टली तय किए गए रूल्स पर भरोसा करके अपनी भावनाओं को बिल्कुल दरकिनार करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। एकदम सच बात है। अगर एक आम इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने इमोशंस हैं, तो सोचिए हम अपनी जिंदगी के और किस हिस्से को आज पूरी तरह से बदल सकते हैं अगर हम अपने जज्बात की जगह एक ठोस सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कर दें। क्या हमारी डेली आदतें, हमारे करियर के फैसले या हमारी बाकी चॉइसेस भी एक टर्टल सिस्टम की तरह ऑप्टिमाइज की जा सकती हैं? ये सोचने वाली बात है, सच में। ये एक ऐसी चीज है जिस पर अकेले बैठ कर सोचने में बहुत